गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड यूनिट एक बार रिवाइज कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान जो है पेज नंबर 1.45 पे स्टार्ट हो रही है और ये अप्लाइड वाली जो हमारी बुक है फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक के फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहा है कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान क्या होती है। इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब हम प्रोसेस लेवल के बाद प्रोडक्ट लेवल पे आते हैं, चीज़ें जब बन रही होती हैं तब तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब चीज़ एक बार बन जाती है तो अब हमारा काम ये रहता है कि हम उन चीज़ों को चेक करें, उन चीज़ों को इंस्पेक्शन करें। तो इंस्पेक्शन कितनी तरह की होती है? दो तरह से होती है। या तो हम उसमें 100% इंस्पेक्शन करें या हम उसमें सैम्पलिंग करके थोड़े पीस करके और फिर बता दें कि लोट हमारा ठीक है। तो ये काम है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान का। तो इसमें कहते हैं कि जैसे हमारे पास एक लोट है, ठीक है, तो लोट का साइज हमारे पास हम कहेंगे n है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक 100 का लोट है, या तो हम इसको 100% एक से लेकर 100 तक हर एक पीस को चेक करें, तो इसको बोलते हैं 100% सैम्पलिंग, 100% इंस्पेक्शन। लेकिन 100% इंस्पेक्शन हम किस केस में करते हैं? जब हमारे पास जो सामान है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, यानी कि उसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ हो, या हमारे पास वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, या हमारे पास उसको चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि किसी की इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर उसमें करंट आ रहा होगा तो डेथ हो जाएगी, तब तो हम 100% इंस्पेक्शन करते हैं। अदरवाइज़ हमारी मजबूरी भी हो जाती है। बहुत सारे इस तरह के सामान हैं जिनको कि क्रैकर्स वगैरह हैं या बेकरी के आइटम हैं जिनको कि हम केवल सैम्पलिंग करें, 100% इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करते। तो इसमें ये सारा बता रखा है। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या हुई? एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग रेफर टू द सैम्पलिंग इंस्पेक्शन बाय ए परचेज डिसाइड वेदर टू। वो क्या चाह रहे हैं इसके अंदर? हम ये चाह रहे हैं जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, उस लोट के एक एक आइटम को, या हम उसमें सैम्पलिंग लगा के उनमें से थोड़े से आइटम को, इस चीज़ को अप्लाई करना ही एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान के बाद हमारे पास कुछ टर्म यूज होती हैं, वो राइट ए नोट में आ जाती हैं। एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल क्या है? AQL, ये हमने कहा है, पहले भी हमने इसकी वीडियो आपको दी है, तो उसमें था रिजेक्टिंग ए लोट ऑफ क्वालिटी P1। जब हमारे पास, मैंने आपको स्टैंडर्ड दे दिया बनाने वाले ने कि भाई अरे मेरा इस तरह का सामान बनना चाहिए, गुड क्वालिटी का सामान बनना चाहिए। जो गुड क्वालिटी का सामान अगर बनाओगे केवल लोट में अगर 2% तक, यानी कि अगर 2% तक ही उसमें रिजेक्टेड हो सकते हैं लोट, अगर उसमें लोट में 2% से ज़्यादा होंगे तो मैं उस लोट को रिजेक्ट करूँगा। तो रिजेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.5, और एक्सेप्टेंस की है 95%। आई विल एक्सेप्ट द लोट, और उसको नाम दिया है PA क्वालिटी का। इसी टर्म को हमने बोला है एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। राइट ए नोट ऑन AQL। इसी तरह से हमारे पास जैसे LTD ये था, इसी तरह से हमारे पास क्या है? LTD है, रिजेक्शन क्वालिटी लेवल भी बोल सकते हैं इसको, या लोड टॉलरेंस प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, कि एक लोट में कितने % तक डिफेक्टिव पीस आ सकते हैं। इसको हमने क्या कहा है? RQL। अगर 2% से ज़्यादा इसके अंदर आ गए लोट में डिफेक्टिव पीस तो हम सर्टेनली उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। दिस इज़ द रिजेक्शन क्वालिटी, रिजेक्शन करने की क्वालिटी दैट इज़ डिनोटेड बाय PT है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द राइट ए नोट ऑन प्रोसेस एवरेज P बार। जब बहुत लंबे समय तक एक फैक्ट्री में काम चलता रहता है तो वो जो क्वालिटी वो बना रहा है एक पॉइंट पे आके सेटल डाउन हो जाती है। कोई भी इंडस्ट्री है तो वो पूछ रहा है व्हाट योर P बार। डेली आप बना रहे हो तो ऑन एन एवरेज आपके एक लोट में कितने फ्रैक्शन डिफेक्टिव आएंगे। अगर मैं ये चीज़ हम पहले पता कर ले फिर ऑर्डर दें तो हमारे पास RQL होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हमने सैम्पलिंग की है,
एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान में, तो वहाँ पर कंज्यूमर रिस्क आता है और प्रोड्यूसर रिस्क होता है। कंज्यूमर रिस्क का क्या मतलब होता है, जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हमारा रिस्क फैक्टर है ही सर्टेन टाइप का। किसके लिए है? कंज्यूमर के लिए भी है और जो सामान बना रहा है उसके लिए भी है। अगर हमारा लॉट ठीक होते हुए हम उसको रिजेक्ट करते हैं ड्यू टू सैम्पलिंग, तो प्रोड्यूसर रिस्क है। अगर हमारा वो सैम्पलिंग की वजह से रिजेक्ट हो रहा है और वो लोड ठीक है, तो वो हमारे पास, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ एरर तुमने पहले पढ़ी थी। लेकिन लोड ख़राब है और वो ड्यू टू सैम्पलिंग कंज्यूमर के पास चला गया, तो कंज्यूमर को गलत सामान मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या? कंज्यूमर रिस्क। अब ये कंज्यूमर रिस्क कब होएगा? जब हमने पीटी क्वालिटी का लोट, ये रिजेक्टिंग लोट था, ये देखो रिजेक्शन का लोट था और हमने उसको एक्सेप्ट करवा दिया, एक्सेप्टिंग ए लोड क्वालिटी पीटी, तो ये कंज्यूमर रिस्क है। सिमिलरली हमारा पी बार क्वालिटी का था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ऑन एन एवरेज जो बना रहा था, ऑन एन एवरेज वो फैक्ट्री वाला बना रहा था, उसको हमने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, तो वो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है, ये सेकंड टाइप ऑफ एरर है। ये आपने मैथमेटिकल में से और थोड़ा भी लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास बनता है रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन। रेक्टिफिकेशन का मतलब है गलती सुधारना। जब हमारे पास लोट रिजेक्ट हो जाता है तो किस तरह से हम और इंस्पेक्शन प्लान बनाएं जिससे कि वो हमारा जो लोट रिजेक्ट हो गया था उसको एक्सेप्ट करवा के उसको डिस्पैच कर पाएँ, उसमें सुधार क्या करें। दिस इज़ द रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन। रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान के अंदर हम 100% इंस्पेक्शन करते हैं उस लोट की और रिजेक्टेड जो आइटम है उसको न्यू वन से चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज। राइट ए नोट ऑन आता है एवरेज क्वालिटी लिमिट। एवरेज क्वालिटी लिमिट का मतलब है जब हम पी बार निकालते हैं तो पी बार हमारी कैसे निकलती है, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। पहले तो हमारे पास इनकमिंग क्वालिटी, इनकमिंग का डिस्पैच होने से, इंस्पेक्शन से पहले हमारे पास है, इंस्पेक्शन के बाद में जो है वो आउटगोइंग है, उसी को ही एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी कहते हैं, जो कंज्यूमर के पास जाती है। ये तो हमारा लोट है, उसमें से सैंपल ली है साइज़। P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, PA जिसको बोल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास साइज़ ये दे दिया, साइज़ PA वगैरह दे दिया और ये हम निकालते हैं, इससे हमें P बार निकल जाती है। P बार कैसे निकलेगी कि, और हर रोज़ हम P बार निकालते हैं डेली के जो पीस की, तो वहाँ एक लिमिट बन जाती है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी उस लिमिट को टच नहीं, बस टच करके वापस जाती होती है, क्योंकि अगर हमारे पास गलती होने के चांसेस होते हैं तो फटाफट हम मशीन वगैरह चीज़ ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखोगे ये वाला, ये सारा का सारा एवरेज आउटगोइंग, इसकी लिमिट, इसमें भी मैंने एक बार आपको वीडियो भेजी, इसमें से थोड़ा सा लिखोगे और ये आप इसमें बना दोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज़ ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक्स कर्व। जो ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक कर्व है सैम्पलिंग प्लान में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ये वाला अगर हम इनको इनकमिंग क्वालिटी को और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट कर पाएँ तो उसको हमने क्या बोला है, ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक कर्व। ये आपने गूगल पे से सर्च करके राइट ए नोट में लिख के लानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द, जब हम सिंगल सैम्पलिंग या डबल सैम्पलिंग कराते हैं तो उसके अंदर की, अब हमने कहा कि सैम्पलिंग करो भाई, ठीक है। अब सैम्पलिंग करने के लिए एवरेज सैंपल नंबर क्या होना चाहिए, एवरेज अमाउंट ऑफ टोटल इंस्पेक्शन। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो ऑन एन एवरेज क्या अमाउंट होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें अमाउंट बढ़ा देते हैं इंस्पेक्शन में तो उसकी कॉस्ट भी, प्राइस की, उस जो पीस है उसकी बढ़ जाती है। जैसे द एवरेज सैंपल नंबर इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ साइज रिक्वायर्ड फॉर कमिंग टू ए डिसीजन, क्या हम लोड को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो रोल है उसका, किसका, सैंपल साइज़ का, इसलिए हमें देखना है। लेकिन उसको हम बढ़ा भी नहीं सकते, अगर हम बढ़ाते हैं तो पर जो पीस है वो एवरेज जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, तो वो हमारा आइडियल नंबर क्या
होना चाहिए, क्या हम 100% इंस्पेक्शन करें, क्या हम उसमें से सैंपल ले रहे हैं तो उसका 20% ले लें, 50% ले लें। दिस इज़ द इशू हमारा है यहाँ पर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन इंस्पेक्शन सैम्पलिंग प्लान में। तो वैसे हम जो ऑन एन एवरेज हम लेते हैं ATI एवरेज अमाउंट जो है हमारा ASN के बराबर होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा लोट जो रिजेक्ट हो जाता है तो प्लस वो वाला अमाउंट लग जाता है। वैसे तो देखो अगर 50 लिए हैं तो 50 रुपये, लेकिन एवरेज साइज ऑफ इंस्पेक्शन और रिमेंडिंग लोट इज़ रिजेक्टेड लोट। अगर लोट हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो ये बराबर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो हम उसके अमाउंट फिर दोबारा से उसको चेक करते हैं तो उसका एवरेज अमाउंट इसमें जोड़ते हैं। तो 10 इफ़ द लॉट इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग तो ये तो बराबर हो जाएगा इसका अमाउंट। लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से सैम्पलिंग करानी पड़ती है, उसमें अमाउंट इसका इंक्रीज कर जाएगा सैंपल चेक करने का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यहाँ भी ये देखो कि यहाँ भी हमारे पास कैपिटल N और स्मॉल n का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इस वजह से इसने यहाँ लिखा है व्हाट वुड बी द एवरेज सैंपल नंबर एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एवरेज सैंपल नंबर एंड ATI। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला, आप इसमें इसका जो रिलेशन है मैक्सिमम हम ये वाला यूज़ करते होते हैं। इसमें है ATI इस कैसे निकलेगा, एवरेज अमाउंट ऑफ टोटल इंस्पेक्शन इज गिवन बाय N, प्लस में कैपिटल N माइनस N, 1 माइनस में LP। LP इज़ क्या है, LP इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एवरेज क्वालिटी लेवल, इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लॉट ऑफ क्वालिटी P ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। तो यहाँ तक ये सारी आपकी टर्म्स हैं, इनको आप क्लियरली कर लीजिए। यहाँ से आपका 1 डेढ़ क्वेश्चन हो जाता है।